वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और ये आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के दिए हुए मस्ट डू असाइनमेंट में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सिलेबस है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का वो यहाँ दिया हुआ है। तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें डॉबर्नियर ट्रायड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ साथ ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं डॉबर्नियर के ट्रायड से। तो जैसे कि हमें पता है ट्रायड क्या होता है। ट्रायड देखो नाम से पता चल रहा है 3 है ना। तो यहाँ क्या किया गया, डॉबर्नियर ने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और किया क्या, उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगा दिया, अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को। और फिर ये कहा कि जो साइड में आप देख रहे हो, जो एक्सट्रीम पर जो 2 एलिमेंट हैं उनका जो एवरेज है वो बराबर होगा जो मिडल में एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के। तो देख लेते हैं एक बार, ये एक डॉबर्नियर का ट्रायड है। तो देखो जो लिथियम है, लिथियम होता है 7, इसका एटॉमिक मास होता है 7। जो यहाँ पोटेशियम है उसका एटॉमिक मास होता है 39। और इन दोनों का आप देखो एवरेज करो आप, 39 + 7 अपॉन में 2, ये आ रहा है रफली अराउंड 23। और 23 क्या है, सोडियम का होता है। तो डॉबर्नियर ट्रायड ने इस तरह से जो है ग्रुप्स बना दिए। अब डॉबर्नियर के बाद देखो यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये बता रखा है। मेंडलीव ने क्या कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। तो इसने एटॉमिक मास के थ्रू इसने अरेंज किया जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। उसके बाद इस पर आते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था मोज़ले ने, ये दिया था मोज़ले ने। अब एक बार देख लेते हैं डॉबर्नियर, मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसका ये ब्रीफ में यहाँ दिया हुआ है। एक बार हम मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का ये देखते हैं कि अचीवमेंट क्या है, और इसी तरह देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो लिमिटेशन है वो क्या होती है। तो देखो मेंडलीव ने क्या कहा, मेंडलीव समटाइम्स प्लेस्ड एन एलिमेंट विद अ स्लाइटर ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विद अ स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। तो इसने क्या किया, ये इस प्रिंसिपल पर ही नहीं रहा कि भाई एटॉमिक मास बढ़ते क्रम में ही लगाना है। इसने क्या किया, इसने जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, है ना। और इसने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट को साथ में ग्रुप किया। तो इसमें देखो कोबाल्ट और निकल, इसने क्या किया, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो है 58.9 और निकल का एटॉमिक मास है 58.7। अब एटॉमिक मासेस के अगर हम उसके अकॉर्डिंग ग्रुप करते तो क्या होता, कोबाल्ट बाद में आता। लेकिन इसने ये देखा कि भाई जो प्रॉपर्टी है कोबाल्ट की, प्रॉपर्टी को ज़्यादा इसने इम्पोर्टेंस दी और कोबाल्ट को इसने पहले रखा निकल से। तो ये क्या है, ये एक इसकी अचीवमेंट है कि इसने प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और कोबाल्ट को पहले रखा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उसका जो एटॉमिक मास है वो ज़्यादा है निकल से। अब नेक्स्ट, मेंडलीव ने कुछ गैप छोड़े, है ना। और इसने गैप छोड़े, इसने ये कहा कि आगे भी हो सकता है कि कुछ जो एलिमेंट हैं वो डिस्कवर हो जाएं, और उसके लिए इसने गैप छोड़े, है ना। तो इसने यही कहा कि अभी सारे जो एलिमेंट्स हैं डिस्कवर नहीं हुए हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आगे और ज़्यादा जो एलिमेंट हैं वो डिस्कवर हो जाएं। और एग्जाम्पल देखो, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये पहले डिस्कवर नहीं हुए थे, बाद में डिस्कवर हुए। और उस टाइम पर मेंडलीव ने इसे नाम दिया था, स्कैंडियम को नाम दिया था एका बोरॉन, गैलियम को नाम दिया था एका एल्यूमिनियम और जर्मेनियम को नाम दिया था एका सिलिकॉन, है ना। ये नाम दिए थे इसने। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल was that when noble gases were discovered they could be placed in a new group without disturbing the existing order। तो जो भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें नोबल गैस एज इट इज़ एक ग्रुप हमने ऐड कर दिया, और जो बाकी टेबल थी उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, आराम से वो अकोमोडेट हो गई। ये एक और स्ट्रेंथ थी मेंडलीव की। तो ये 3 अचीवमेंट मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की आ सकती हैं पेपर में। नेक्स्ट देखो लिमिटेशन, लिमिटेशन में देखो हाइड्रोजन को कोई भी फिक्स या कोई करेक्ट पोजीशन दी नहीं गई थी, ये एक ड्रॉबैक है।
सेकेंड, अब जब एटॉमिक मास जो था वो बेसिस था मेंडलीव के क्लासिफिकेशन का, तो जो आइसोटोप हैं उनको कहाँ रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 1 ही रहेगा, है ना। हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप है एटॉमिक नंबर 1 रहेगा। लेकिन क्या होता है, जो मास है, एटॉमिक मास है, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे जो प्रोटियम है उसका एटॉमिक मास 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2, ट्रीटियम का 3। तो अब इन तीनों को रखा कहाँ जाए, ऐसे और भी एलिमेंट्स के आइसोटोप होते हैं, इनको रखा कहाँ जाए। तो इनकी जो पोजिशनिंग थी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज थी मेंडलीव के लिए, तो ये एक लिमिटेशन है। तीसरा, एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर, एक रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं कर रहे थे, बहुत सारे गैप्स आ रहे थे बीच में, तो इसीलिए कोई भी प्रिडिक्शन करना कि बीच में कितने और एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं ये पॉसिबल नहीं था। तो ये एक और लिमिटेशन है मेंडलीव की। अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब एक्सेप्टेड जो टेबल है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो इसने जो मेंडलीव के 3 लिमिटेशन थी, 3 ड्रॉबैक था, उनको दूर कर दिया। कैसे, हाइड्रोजन की एक प्रॉपर जगह दे दी गई, है ना। नेक्स्ट, जो एटॉमिक नंबर थे हर एक एलिमेंट के यूनिक होते हैं, तो इसीलिए जो आइसोटोप है उसकी कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब हाइड्रोजन के तीनों देखो, हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप अभी हमने डिस्कस किए थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 ही तो है। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूनिक होता है, तो इसलिए ये तीनों जो आइसोटोप हैं ये हाइड्रोजन के साथ ही रखे गए, मतलब ये तीनों को एक ही जगह दी गई, है ना। कोई इसमें दिक्कत की बात ही नहीं थी। जब एटॉमिक नंबर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया मोज़ले ने, तो हाइड्रोजन, उसका आइसोटोप सभी, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 था, तो एक ही जगह पर रखा गया। हेंस आइसोटोप डिड नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ चैलेंज एज ऑल आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, सबका सेम एटॉमिक नंबर था। नेक्स्ट, जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज करता है बाय 1। आप देखोगे 1 2 3 4, तो एक एक करके इंक्रीज करता है एटॉमिक नंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इट कुड बी इजीली असर्टेन्ड एज टू हाउ मैनी एलिमेंट्स वुड बी फाउंड इन बिटवीन 2 गिवन एलिमेंट। तो अब ये प्रेडिक्ट करा जा सकता था कि 2 एलिमेंट के बीच में कितने और एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं। देखो जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफाई करना। तो आपको एटॉमिक नंबर दिए होंगे और उससे हमें ये बताना होगा कि ग्रुप कौन सा है और पीरियड कौन सा है एक एलिमेंट का। तो स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप 1 देखो, सबसे पहले तो आपको एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है लुक एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल आपको देखना है और ये देखना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल होता है बच्चों जो सबसे बाहर का शेल है वो होता है वैलेंस शेल, और जो वैलेंस शेल में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखते हैं वो हमें मदद करते हैं ग्रुप नंबर बताने में। और आप ये काउंट करो कि कितने शेल है, KLM ऐसे कितने शेल आ रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ शेल होते हैं उतना क्या होता है, उतना होता है पीरियड का नंबर। तो एक बार देख लेते हैं और किस तरह करेंगे, एक बार नीचे एग्जाम्पल दिए हैं उनसे समझते हैं। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 1 दी है तो 2 और 1 देखो लिथियम की होती है ना। तो आपको दिया होगा 3 एटॉमिक नंबर। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे जो कि है 2 और 1, है ना। 3 को आप इस तरह स्प्लिट कर सकते हो, K और L शेल में। K शेल में 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन, L शेल में 1 आएगा। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितना है, वैलेंस शेल ये है आउटर मोस्ट शेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। तो आप कह दोगे ये ग्रुप नंबर 1 का है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैग्नीशियम देखते हैं। मैग्नीशियम होता है 12, है ना। और 12 को क्या करोगे 282 इस तरह ही स्प्लिट करके लिखोगे। एंड वाले उसमें देखो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना, 2 आ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे ग्रुप नंबर 2 में है। अब 2 के बाद आप क्या करोगे, हमेशा जो भी वैलेंस शेल आए उसमें 10 ऐड कर दोगे, है ना। वैलेंस शेल में यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप +10 कर दोगे। तो देखो 283, मान लो ये एल्यूमिनियम ही है, ठीक है, 13 होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो आप उसे स्प्लिट करोगे 283 इस तरह से, है ना। तो 3 आ रहा है यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। अब 3 में क्या करो 10 ऐड कर दो तो होगा ये 13। ये जो 10 है हम ट्रांजिशन मेटल 10 होते हैं ना बीच में, तो उसके लिए ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे ग्रुप नंबर 13। अब देखो नेक्स्ट,
अगर आपके पास है यहाँ पर सिलिकॉन जो कि होता है 14, तो आप उसे 284 इस तरह तोड़ के लिखोगे तो 4 आ गया यहाँ पे वैलेंस शेल, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया 14th ग्रुप, है ना। 10 ऐड कर दोगे 4 में। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर अगर फॉस्फोरस है जो कि होता है 15, तो 285 इस तरह लिखोगे। 5 है इसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, है ना, और 15 हो गया ग्रुप नंबर 5 + 10। इसी तरह नीचे भी देखो, यहाँ 6 है अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो आप कहोगे 16 जो है ग्रुप है। इसी तरह 7 है तो 17 कहोगे, 8 है तो 18 कहोगे, है ना। आपको क्या करना है, 3 से लेके 8 तक अगर वैलेंस शेल आए, मतलब वैलेंस शेल में अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 से लेके 8 के बीच में हो, तो आप क्या करोगे, 10 ऐड कर दोगे टू डिटरमाइन द ग्रुप नंबर। नेक्स्ट देखो पीरियड पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर ही देखो, एक बार इस वाले में ही देखते हैं, मैं एक बार मिटा देती हूँ। देखो इस वाले में देखो, लिथियम में क्या है 2 और 1, यहाँ कितने शेल हैं, नंबर ऑफ शेल 2 शेल है ना, ये एक के शेल है और एक एल शेल है। तो ये कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड में होगा, ये सेकंड पीरियड में होगा, ठीक है, ये होगा सेकंड पीरियड में। ये देखो मैग्नीशियम, ये होगा थर्ड पीरियड में, है ना। 3 शेल है यहाँ पे। इनफैक्ट ये जितने भी हैं ये कहाँ होंगे, ये होंगे थर्ड पीरियड में, क्योंकि 3 शेल हैं, के एल एम, है ना, ये के, ये एल, ये एम। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 2 होगी। शेल कितने हैं, सिर्फ ये के शेल है यहाँ पे एक, तो एक शेल है तो ये फर्स्ट पीरियड में होगा। यहाँ देखो 2 शेल हैं, है ना, तो क्या होगा, सेकंड पीरियड में होगा। यहाँ कितने हैं 283, 3 शेल हैं तो इसीलिए थर्ड पीरियड में, और यहाँ 4 है ना, 4 शेल हैं तो ये फोर्थ पीरियड में होगा। तो इस तरह से हम ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर डिटरमाइन कर लेते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और जो एटॉमिक नंबर है वो पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का, है ना। नेक्स्ट देखो, अब प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं कि क्या ट्रेंड है, किस तरह से प्रॉपर्टी में वेरिएशन आता है, क्या रीज़न है। सबसे पहले आते हैं एटॉमिक साइज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड हमें पता होना चाहिए। देखो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में, ग्रुप क्या होता है, ऊपर से नीचे वाली जो लाइन है वही होती है ग्रुप। अब जब हम ये ग्रुप है उसमें ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, शेल इंक्रीज होंगे, और शेल इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, है ना। कोई भी एक ले लेते हैं, देखो ये 3 ले लिए मैंने, है ना, ये फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप के हैं, ये 3 एलिमेंट मैंने ले लिए। अब देखो ये क्या होता है, लिथियम, लिथियम होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 3, तो कैसे लिखोगे 2 और 1, है ना। ये होता है 11, तो कैसे लिखोगे 281, इसी तरह इसे लिख लोगे 2881, है ना। 19 होता है ना ये। तो देखो इसमें कितने शेल हैं, इसमें 2 शेल हैं, इसमें कितने शेल हैं, इसमें 3 शेल हैं, इसमें कितने शेल हैं, इसमें 4 शेल हैं। तो बढ़ते रहेंगे ना, ये लिथियम है अगर, तो ये यहाँ पे इसमें 2 शेल हैं। सोडियम पर आएंगे तो 3 शेल, मतलब 1 शेल और बढ़ जाएगा। अगर यहाँ नीचे और आएंगे तो क्या होगा, 1 शेल और बढ़ जाएगा पोटेशियम पे, है ना। तो साइज लगातार बढ़ता रहता है ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। यहीं अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें अक्रॉस अ पीरियड, तो अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। जो एटॉमिक साइज है, जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होता रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या होंगे, लगातार इंक्रीज करते रहेंगे, और इसीलिए ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे से खींचेंगे। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए अब जब ये ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा शेल्स को तो क्या होगा, धीरे धीरे छोटे होते रहेंगे, है ना, छोटे होते रहेंगे एलिमेंट्स। तो इसीलिए एटॉमिक साइज लेफ़्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करता है। नेक्स्ट देखो वैलेंसी, तो वैलेंसी एक ग्रुप में हमेशा सेम रहती है, ये याद रखने वाली बात है ना। अब जैसे ग्रुप 1 है तो देख रहे हो इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सभी में, तो इसलिए वैलेंसी क्या है, एक, और ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। तो एक ग्रुप में जो वैलेंसी है वो हमेशा सेम रहती है। और पीरियड में देखो पहले इंक्रीज करती है वैलेंसी और फिर डिक्रीज करती है, कैसे, देखो एक बार ये मैंने एक
पीरियड लिख दिया है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी है ये है 1, इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी है 3, इसकी वैलेंसी है 4, और अब यहाँ देखो इसकी वैलेंसी क्या होती है, इसकी वैलेंसी फिर से 3, इसकी 2, इसकी 1, है ना। तो क्या हुआ, पहले इंक्रीज़ करी और फिर डिक्रीज़ करने लगी। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ देखो ये क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं, सॉरी कार्बन नहीं आता नॉन मेटल्स में, ये क्या है, ये नॉन मेटल है ना। जो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन होता है 7, मतलब 2 और 5, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसलिए यहाँ वैलेंसी है 3। इसी तरह ऑक्सीजन की 2 होती है, इसकी 1 होती है। तो इन शॉर्ट वैलेंसी पीरियड में आप याद रखोगे पहले तो इंक्रीज़ करेगी और फिर बाद में डिक्रीज़ करने लगेगी। अब मेटालिक कैरेक्टर पे आते हैं। मेटालिक कैरेक्टर को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो भी बोलते हैं। तो देखो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं, अब ये वाला ऊपर देखो एग्जाम्पल, ये जो मैंने ऊपर बनाया है, यहाँ देखो शेल इंक्रीज़ हो रहा है ना, और शेल इंक्रीज़ हो रहा है तो ये जो न्यूक्लियस है, ये बीच में न्यूक्लियस है, इससे शेल दूर जा रहा है ना। तो शेल में अगर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है वो भी दूर जा रहा है, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट रहता नहीं है ना। न्यूक्लियस जो खींच रहा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, वो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहता, इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है नीचे आराम से निकल जाता है ना। जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतने ही आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे। तो यही आपको लिखना है यहाँ पे। इसी से देखो क्या आया, जब ऊपर से नीचे जाते जाते साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ेगा तो जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होगा, वो कम होगा। अट्रैक्शन अगर कम हो गया तो लूज़ आसानी से हो जाएंगे, है ना। लूज़ इजीली हो गए तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाते वक्त जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह पीरियड में देखो, लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो मैंने अभी बताया कि साइज़ क्या होता है, साइज़ घटता रहता है, साइज़ कम होता रहता है। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता रहता है लगातार, है ना। जो न्यूक्लियर चार्ज है वो लगातार बढ़ता रहता है, इसलिए साइज़ छोटा होता रहता है। साइज़ छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, लूज़ आसानी से नहीं कर पाएगा, है ना। लूज़ इजीली नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, इसलिए जो मेटालिक कैरेक्टर है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। अब देखो नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे आते हैं। नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो ऊपर से जब आप नीचे जा रहे हो तो साइज़ लगातार बढ़ रहा है, तो ये लूज़ तो कर सकते हैं लेकिन गेन नहीं करेंगे। गेन करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को खींच ले वो। अब नीचे जब हम जाते हैं, साइज़ बड़ा है तो बाहर वाले शेल क्या करेंगे, बाहर इतना ज़्यादा जो अट्रैक्शन है वो महसूस ही नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पर गेन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो डिक्रीज़ हो जाता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर ड्यू टू इंक्रीज इन साइज़, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज़, है ना, और डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। देखो अक्रॉस पीरियड, तो पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, साइज़ छोटा होता है, जैसे कि अभी बताया था मैंने। और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है, वो बढ़ रहा है। अब जब धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये ज़्यादा अच्छे से खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए क्या होगा, जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, मतलब जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, वो बढ़ जाएगी, है ना, वो बढ़ जाएगी। तो ये सारे ट्रेंड्स हैं और शॉर्ट में यहाँ लिखे हुए हैं, आप याद कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चंस। देखो, हाउ अ डॉबर्नियस ट्रायड फॉर्म्ड, एक्सप्लेन टेकिंग एनी वन ट्रायड। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो डॉबर्नियर ट्रायड क्या है, आपको वो लिखना है कि डॉबर्नियर ने क्या कहा। डॉबर्नियर स्टेटेड इन हिज लॉ ऑफ ट्रायड्स दैट द अरिथमेटिक मीन of atomic masses of first and third element in a triad would be approximately equal to the atomic mass of the second element in the triad। तो यही अभी मैंने पीछे पूरा समझाया था, है ना, और ये एक एग्जांपल लेके आप पूरा एक्सप्लेन कर दोगे कि लिथियम क्या है 6.9, मतलब क्या है अप्रॉक्सीमेटली ये 7 है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 7 है, ये क्या है 39 है। इनका जब आप एवरेज करोगे तो क्या आएगा 23 आएगा, जो कि क्या है इक्वल है सोडियम के एटॉमिक मास के। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आते हैं,
एन एलिमेंट P हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 285। तो एक एलिमेंट दिया है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है 285 है। इन विच ग्रुप एंड पीरियड विल इट बी प्लेस्ड? तो कहाँ प्लेस होगा ये? देखो ग्रुप होगा इसका 15। कैसे? वैलेंस शेल देखो, वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। और मैंने कहा था जब भी 3 से लेकर 8 तक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो आप क्या करोगे? ग्रुप निकालने के लिए 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दोगे, है ना। तो 5 प्लस 10 क्या हो गया? 15। तो इसलिए ग्रुप नंबर 15 में होगा ये। और पीरियड क्या होगा? देखो 1, 2 और 3, 3 शेल है ना यहाँ, इसीलिए थर्ड पीरियड में होगा। अनदर एलिमेंट Q हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 25। कैन इट बी प्लेस्ड इन सेम ग्रुप एंड पीरियड एज P? तो देखो अगर 25 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हाँ बिल्कुल सेम ग्रुप में तो होगा ये, क्योंकि देखो यहाँ भी 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ग्रुप नंबर 15 में ही होंगे। लेकिन पीरियड अलग अलग होगा। जो P है वो कहाँ होगा? वो होगा थर्ड में, और ये जो Q है ये होगा सेकेंड पीरियड में, क्योंकि 2 शेल है, ये K शेल और ये है L शेल। नेक्स्ट पर आते हैं। थर्ड, व्हाट ट्रेंड्स आर ऑब्जर्व्ड इन एटॉमिक साइज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड वाई? ये अभी सब मैंने समझाया है, वही आपको लिखना है कि जब हम एटॉमिक साइज का ट्रेंड देखते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेल इंक्रीज करते रहते हैं। और पीरियड में क्या होगा? पीरियड में देखो डिक्रीज करता है एटॉमिक साइज, क्योंकि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है? वो बढ़ता रहता है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो सेंटर में क्या करेगा? सेंटर में अपनी तरफ शेल्स को खींचता रहेगा, और जब सेंटर में खींचता रहेगा ये तो क्या होगा? अगर पहले साइज इतना था तो बाद में जब इसने अपनी तरफ खींच लिया तो इतना हो जाएगा ना, कम हो जाएगा साइज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता रहता है। नेक्स्ट देखिए, मेंशन 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हाउ डिड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक केयर ऑफ दीज लिमिटेशन? तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन लिखनी है, तो ये दी हुई है अभी मस्ट डू, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया है उसमें दी हुई थी, तो वही लिमिटेशन लिखनी है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने किस तरह उन्हें दूर किया ये भी अभी मैंने आपको बताया था, तो वही सारे पॉइंट्स आप यहाँ लिख दोगे। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड थर्ड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट मैचेस द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। तो देखो आपको यहाँ पीरियड थर्ड से एलिमेंट निकालने हैं सच दैट इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन लाइक फ्लोरीन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब देखो फ्लोरीन है सेकेंड ग्रुप में, सॉरी सेकेंड पीरियड में आता है। अब पीरियड 3 के हमें एलिमेंट देखने हैं, है ना। फ्लोरीन के नीचे क्या आता है? फ्लोरीन जैसा आपको अगर कोई भी एलिमेंट चाहिए और वो थर्ड पीरियड का हो, ये अगर सेकंड पीरियड का है तो इससे नीचे जो भी एलिमेंट होगा वो थर्ड पीरियड का होगा। क्लोरीन आता है इससे नीचे तो ये थर्ड पीरियड का है, और उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल फ्लोरीन की जैसे होगी, है ना। हमें पता है कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन वन ग्रुप, हैव सेम प्रॉपर्टीज़, है ना, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो फ्लोरीन जैसा अगर आपको कोई भी एलिमेंट चाहिए तो क्या होगा? जस्ट उसके नीचे वाला क्लोरीन। नेक्स्ट देखो, इट हैज़ सेम वैलेंसी एज बेरिलियम। तो बेरिलियम से नीचे वाला आप एलिमेंट देख लो, है ना। बेरिलियम सेकेंड ग्रुप में सेकेंड पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड में क्या आएगा अब वो देख लो, मैग्नीशियम होगा इसका आंसर। ऑक्सीजन फैमिली का चाहिए तो देखो ऑक्सीजन तो क्या है? ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड में आता है, ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर, है ना, तो सल्फर आएगा इसका आंसर। अब एक बार रीज़न देख लेते हैं। देखो सबसे पहले फ्लोरीन से रिलेटेड क्या है? क्लोरीन, है ना, मैंने बताया क्लोरीन आंसर है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन इज 287 एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक फ्लोरीन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। नेक्स्ट, बेरिलियम जैसी सेम वैलेंसी किसकी होगी? ये होगी मैग्नीशियम की। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है? दोनों में ही 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, और दोनों ही ग्रुप सेकेंड में है। नेक्स्ट, इट हैज़ वेरिएबल वैलेंसी एंड इज़ अ मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली में जो सल्फर है ना, वही है थर्ड पीरियड का एलिमेंट, और इसकी वैलेंसी देखो 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है, तो कई सारी वैलेंसी शो करता है ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8,
3। तो 283 अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, हमें बताना है एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 + 8 10, 10 + 3 क्या होगा 13। तो 13 एटॉमिक नंबर है और 13 एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम का। ये आप इसका आंसर लिख दोगे। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ आयंस एंड कंपाउंड्स विल बी फॉर्म्ड बाय इट। तो किस तरह के आयंस बनेंगे इसमें, तो देखो कैटायन बनेगा, है ना, कैटायंस बनेंगे। और कंपाउंड बताना है तो आप कोई भी कंपाउंड लिख सकते हो, Al2O3 भी लिख सकते हो, AlCl3 भी लिख सकते हो, है ना। देखो हमें पता है कैटायन बनेगा मतलब Al3+ बनाएगा ये, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है ये वाला जो है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, तभी क्या होता है इसका ये ऑक्टेट पूरा हो जाता है 28, है ना। तो देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1। क्या करो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AlCl3, है ना, ये फॉर्मूला बन गया। आप चाहो तो यहाँ प्लस माइनस लिख लो, है ना। इसी तरह से क्या कर सकते हो आप, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है कैसे, एल्यूमिनियम +3 होता है, ऑक्सीजन क्या होता है -2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो Al2O3। देखो नेक्स्ट, नेम द कंपाउंड फॉर्म बाय इट व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो Al2O3 बनेगा। कैसे बना ये अभी मैंने बता दिया, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या है, यही है Al2O3, केमिकल फॉर्मूला यही है। तो ये देखो ये है पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क है 1 पार्ट का। तो जो 7th क्वेश्चन है वो है, अंश फाउंड दैट an element X has the same number of electrons in the first and fourth shell as well as in the second and the third shell। तो कहा गया है कि अंश ने ये देखा कि एक एलिमेंट है X, उसमें फर्स्ट और फोर्थ शेल में बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी तरह से सेकेंड और थर्ड शेल में भी इक्वल इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें ये बताना है, फर्स्ट हमें ये बताना है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट। तो एलिमेंट की हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है। हमें ये बताना है कि जो एलिमेंट X है वो किस ग्रुप और किस पीरियड को बिलोंग करता है। और जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें ये बताना है, हाउ कैन द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड बी असर्टेन्ड, एक्सप्लेन यूजिंग अ सिंपल एक्टिविटी। तो इसका नेचर क्या होगा और सिंपल एक्टिविटी से हमें बताना है कि जो ऑक्साइड है इस एलिमेंट X का, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, उसका क्या नेचर होगा। और यहीं सी पार्ट में एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी है जहाँ पे हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। व्हेन X बर्न्स इन एयर एंड इट्स ऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, ऑल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इस तरह लिख सकते हो। अब ये कैसे लिखा मैंने, तो K, L, M और N 4 शेल हैं। अब इसमें देखो लिखा है कि जो पहला शेल है और जो लास्ट वाला जो फोर्थ शेल है उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब देखो K में हमें पता है क्या आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, K में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और N में भी मतलब हमारे पास क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह लिखा है कि सेकेंड और थर्ड शेल में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो L में हमें पता है मैक्सिमम 8 आते हैं, तो M में भी यहाँ पे क्या है, ये भी 8 है। क्या है अभी यहाँ पर देखो, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई जो पूछा है। ये क्या बना वैसे, एटॉमिक नंबर बना ये 20, और 20 किसका होता है, कैल्शियम का, है ना। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि कौन सा एलिमेंट है ये। नेक्स्ट हमें ये पूछा है कि ग्रुप नंबर हमें बताना है और पीरियड नंबर बताना है। तो ग्रुप नंबर हम कैसे पता करते हैं, हम वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें देखते हैं। तो देखो वैलेंस शेल ये वाला है और इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये किस में हो गया, इसीलिए हो गया सेकेंड ग्रुप में, ये सेकेंड ग्रुप में है। और अगर पीरियड हमें पता करना है तो हम क्या गिनते हैं, हम गिनते हैं कि कितने यहाँ पर शेल हैं। तो ये देखो पहला शेल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो टोटल 4 शेल है, तो इसलिए पीरियड कौन सा हो गया, ये फोर्थ पीरियड हो गया। इस तरह हम ग्रुप और पीरियड निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड बी असर्टेन्ड, एक्सप्लेन यूजिंग अ सिंपल एक्टिविटी। तो देखो हमें पता है ये सेकेंड ग्रुप में है और फोर्थ पीरियड में है, तो सेकेंड ग्रुप क्या होते हैं, सारे मेटल्स होते हैं ना उसमें, इसमें सभी मेटल्स होते हैं। और जो मेटालिक ऑक्साइड्स है वो कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं, है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, X जो है वो मेटालिक है और इसीलिए इसके जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, वो बेसिक होंगे नेचर में।
अब एक्टिविटी देखो क्या कर सकते हो आप, यू कैन टेक अ स्मॉल कंटेनर या फिर आप एक बीकर ले सकते हो, है ना। और क्या करो आप उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल दीजिए। उसके बाद स्लोली स्लोली आप इसमें वाटर डालिए और डिज़ोल्व कर दीजिए, है ना। ग्लास रॉड लेकर आप कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को डिज़ोल्व कर दो। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपके पास अब ये क्या आ गया, ये एक सॉल्यूशन आ गया, है ना। सॉल्यूशन आ गया कैल्शियम ऑक्साइड का, और जो सॉल्यूशन है कैल्शियम ऑक्साइड का वो क्या होगा, वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। यहाँ पे मैंने रिएक्शन दे रखी है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट बाहर रिलीज होती है। तो अब क्या करेंगे, हमें नेचर पता करना है, तो हम एक लिटमस पेपर ले लेंगे, है ना। क्या करेंगे, मैंने एक रेड लिटमस पेपर ले लिया और रेड लिटमस पेपर जैसे ही यहाँ पर मैंने डाला, क्या हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। क्या कलर चेंज हुआ, वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। पहले वो रेड था और बाद में क्या हो गया, रेड टू ब्लू यहाँ पे कन्वर्जन हो गई है। इससे हमें पता चला ये जो कैल्शियम ऑक्साइड का सोल्यूशन है वो क्या है, वो बेसिक है नेचर में, है ना। सो जितने भी ऑक्साइड होंगे सेकेंड ग्रुप के वो क्या होंगे, वो बेसिक होंगे नेचर में। और मैंने यहाँ पर रिएक्शन भी लिख दी है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डिज़ोल्व किया तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और यहाँ पर हीट बाहर निकलती है। अब देखो और वाला पार्ट, और वाले पार्ट में क्या कहा गया है, यहाँ पे हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। व्हेन एक्स बर्न्स इन एयर एंड इट्स ऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो क्या लिखेंगे हम, देखो यही वाली जो इक्वेशन है ये भी आएगी इसमें। सबसे पहले तो देखो एक्स क्या है, कैल्शियम है। तो कैल्शियम को हमें क्या करना है, कैल्शियम को हमें बर्न करना है ऑक्सीजन में, तो O2 से हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी, है ना। तो जब वो बर्न होता है एयर में तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं कुछ इस तरह, है ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अब नेक्स्ट क्या करोगे आप, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको पानी में डिसॉल्व करना है। तो देखो ऊपर वाली ही जो रिएक्शन है वही लिखी जाएगी। कैल्शियम क्या बना है यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड बना, है ना, और हीट बाहर निकल जाती है। ये क्या है, ये हीट है, ये बाहर निकल गई। अब इसको बैलेंस करने का देखते हैं। देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, एक कैल्शियम यहाँ है, एक कैल्शियम यहाँ भी है। तो ये ऑलरेडी क्या है, ये बैलेंस है। अब हमें ये बताना है कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है ये। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसमें तो हीट भी बाहर रिलीज हो रही है तो किस टाइप की रिएक्शन है, तो क्या है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट बाहर रिलीज होती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। देखिए जो 8th क्वेश्चन है उसमें ये कहा है, सुरभि वाज स्टडिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स while going through the content she came across a diagram showing only a portion of modern periodic table. She tried to analyze the portion of the table on the basis of the available information. तो सुरभि स्टडी कर रही थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को, जिसके दौरान उसके सामने एक पोर्शन आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब इसको हमें एनालाइज करना है और ये जो नीचे क्वेश्चंस हैं इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई में से लार्जर एटॉमिक रेडियस किसका होगा, और हमें रीज़न भी बताना है, वाई बताना है भाई क्यों एटॉमिक रेडियस एक्स का या वाई का, जिसका भी हम आंसर दे रहे हैं, ज़्यादा क्यों होगा। तो देखो ये एक ही पीरियड में है ना, थर्ड पीरियड में है, और हमें पता है अगर एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हों तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज़ डिक्रीज़ होता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। तो सबसे पहले तो आप यही लिख दोगे, एक्स और वाई में देखो वाई इधर है, सॉरी एक्स इधर है और वाई क्या है, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पर है, तो इसीलिए एक्स का साइज़ ज़्यादा होगा, इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, जब हम मूव कर रहे होते हैं एक पीरियड में, तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता रहता है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करता है, वो डिक्रीज़ करता है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा, देखो अब ये न्यूक्लियस है ना, तो ये अंदर की तरफ अगर ज़्यादा खींच रहा है इसे, तो क्या होगा, इस साइज़ को छोटा ही तो करेगा ना ये,
तो यही यहाँ कहा गया है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय डब्ल्यू लाइकली टू बी। तो डब्ल्यू कौन से ग्रुप में है, देखो डब्ल्यू ये रहा और ये है 14th ग्रुप में। और 14th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन जैसे ही तो होते हैं, वो क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, है ना। ग्रुप 14 का क्या मतलब है, ग्रुप 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शेयरिंग करेंगे, है ना। तो इसीलिए ये क्या होगा, कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। नेक्स्ट देखो, अमंग वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड विच विल शो द ग्रेटेस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब कौन है जो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अपने अंदर ले लेगा, है ना, अट्रैक्ट कर लेगा। तो आंसर आएगा इसमें जेड। जेड क्यों, देखो एक तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये मेटल होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये क्या होते हैं, ये वाले, ये होते हैं ज़्यादातर नॉन मेटल्स, है ना, यही होते हैं ज़्यादातर नॉन मेटल्स। और अब देखो इसमें भी जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते रहते हैं, यहाँ पे 17th वाले ग्रुप में जो साइज़ है क्या होगा, साइज़ इनका सबसे ज़्यादा छोटा होगा कंपैरेटिवली टू ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब अगर हम जेड वाई और वी को कंपेयर करें तो जिसका साइज़ छोटा होगा वही तो अट्रैक्ट ज़्यादा अच्छे से करेगा। और हमें पता है जेड का साइज़ सबसे छोटा होगा क्योंकि इसमें सबसे कम नंबर ऑफ शेल्स हैं, तो इसीलिए आंसर यहाँ पे है जेड। नेक्स्ट, अब और वाला जो क्वेश्चन है आप ये भी कर सकते हो, ऑप्शनल है ये, तो सी का या तो ये पहला पार्ट करो या फिर ये अब जो नेक्स्ट है वो करिए आप। व्हाट विल बी द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड जेड। तो एक्स देखो ये रहा, इसका रिएक्शन हमें ये जेड से करवाना है और बताना है क्या फॉर्मूला होगा। तो देखो फॉर्मूला आ जाएगा XZ3। कैसे, देखो एक्स 13th ग्रुप में है, इसका मतलब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 3 है, और 3 देगा ना ये, तो इसलिए +3 इसकी वैलेंसी हो गई। जो 17 जेड क्या है 17th ग्रुप में, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, तो -1 इसकी वैलेंसी होती है। इन्हें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, XZ3। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लोगे और यहाँ पे जो मस्ट डू है वो खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।